हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी मैं 5 पार्ट जो है चैप्टर 5 के डाल चुका हूँ, जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। उसके ऑलरेडी 5 पार्ट डाल चुका हूँ। तो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, उनके मेरिट्स बताए थे, उनके डिमेरिट्स बताए थे, उनकी यूटिलाइजेशन बताई थी, इंपॉर्टेंस बताई थी और डेफिनेशन भी बताई थी। इस पार्ट में हम उन दोनों के बीच में अंतर का पता करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की, अर्थ की बात आती है। तो अगर हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल की देख रहे हैं तो देखिए फॉर्मल के बारे में क्या है कि यह अधिकार तथा उत्तरदायित्व के सुव्यवस्थित ढांचे को प्रदर्शित करता है। सॉरी, थोड़ा सा स्टैमर हो गया। कहते हैं यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जबकि ये सामाजिक संबंध जो इनफॉर्मल है वो सामाजिक संबंधों का जाल तंत्र होता है। यानी इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, और ये स्वयं उत्पन्न होता है। नेचर की बात करते हैं तो फॉर्मल जो होता है वो रिजिड यानी कठोर होता है, जबकि अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, लोचदार यानी इलास्टिक होता है। अगर अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार में फॉर्मल में प्रबंध के पद के अनुसार अधिकार संपन्न उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो भी आपकी पोजीशन होगी इन अ मैनेजमेंट, जो भी आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब के आपके पास क्या होगी, अथॉरिटी होगी। जिसमें जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, जो आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आपको अथॉरिटी दी जाती है। नियमों का पालन की बात करते हैं तो फॉर्मल में अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, यानी कि इफ यू डू नॉट ओबे और फॉलो द रूल्स, आपको पनिश किया जाएगा। जबकि इसमें कोई पनिशमेंट, इनफॉर्मल में कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। देन है इंफॉर्मेशन का प्रवाह, संप्रेषण का प्रवाह यानी कम्युनिकेशन का फ्लो जो है। तो इसमें एक हिरार्की होती है, एक सोपान श्रृंखला होती है जिसके थ्रू मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने आप ही चला जाता है, कोई नियोजित, कोई प्लान्ड वो नहीं होता। पर्पस क्या होता है, तो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करना, ये फॉर्मल का क्या होता है, हमारा पर्पस होता है। जबकि जो हमारा इनफॉर्मल होता है उसका पर्पस होता है सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। देन वहीं पर अगर निर्माण या उद्भव की बात करते हैं तो जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल का प्रबंधक द्वारा इसका निर्माण यह सोच विचार करके किया जाता है, यानी कि ये पूरी कॉन्शियसली किया जाता है और बाय विल किया जाता है। जबकि ये क्या होता है, जो इनफॉर्मल होता है वो सामाजिक अंतरक्रिया यानी जो हमारी सोशल इंटरेक्शन है उसके थ्रू अपने आप ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉर्मल जो होता है इसमें पूरी तरीके से आपके वर्क और रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। जबकि ये जो होता है हमारा इनफॉर्मल जो होता है, इसमें ये संबंध यानी आपस के रिलेशन के एक रिजिड वेब से बनता है। इसीलिए इसमें स्पष्ट संरचना नहीं होती, यानी कि कोई हमारा वर्क एंड रिलेशन का कोई फुल्ली डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होती। प्राधिकार का प्रवाह यानी कि अथॉरिटी का प्रवाह, तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर होता है, हिरार्की हमारी ऊपर से नीचे आती है अथॉरिटी। जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर पैरेलल भी हो सकती है या फिर वर्टिकल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। एक दूसरे पर निर्भरता, तो जो फॉर्मल होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो इनफॉर्मल होता है ये फॉर्मल पे डिपेंड करता है। जब फॉर्मल बनेगा तो ही इनफॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। अनौपचारिक वगैरह के लाभ वगैरह तो मैं बता ही चुका था आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा ये अधिकार अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी के बारे में। छोटी सी बात है, ये कर लेता हूँ। अधिकार अंतरण से अभिप्राय क्या है कि अमान्यस्थ या अधीनस्थ होना चाहिए, या अमीनस्थ लिख दिया है, अधीनस्थ होना चाहिए, को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना। कि जब एक जो सीनियर है वो अपने जूनियर को एक लिमिट के अंदर क्या कर देता है, अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है कि भैया तू इतनी पावर मैं तेरे को देता हूँ। तो प्रबंधक जो प्रतिकार प्रत्यायोजन करता है यानी जो ट्रांसफर करता है, वह सौंपे गए कार्यों के उचित निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व होता है। यानी कि जितना भी एक मैनेजर है, मैनेजर ने भले यहाँ पर अपनी पावर ट्रांसफर कर दी, लेकिन आंसरेबल अभी भी यही होगा, इसको आंसर नहीं देना। ये वर्क तो करेगा पर आंसर नहीं देगा, ठीक है। और अधीनस्थ कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं, क्योंकि भैया सीधी बात ये है कि जब वो काम करेगा, जब आप दो जैसे ये मॉनिटर वाला समझ लेते हैं, जो टीचर होता है वो अपने कुछ अधिकार मॉनिटर को दे देता है। अब मॉनिटर का काम है कि वो क्लास में क्या करे, डिसिप्लिन बना करके रहे, मेंटेन करके रखे, और उसको ये उत्तरदायित्व अच्छे से बनाना होता है। तो हम लोगों ने अपने सबने अपने मॉनिटर की हालत देखी हुई है क्लास के अंदर, है ना, कि उसको टीचर से ज्यादा टेंशन लेनी पड़ती है। तो समझ ही सकते हो आप। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है तो जिसको अथॉरिटी मिलती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वर्क को और ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करे। अगर इसके प्रोसेस की बात करें कि भैया कैसे ये प्रोसेस क्या है इसका, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अधिकार
इसका अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से, यानी कि जो भी आपको डिसीजन लेना है उसका पावर आपको दी जाती है। जैसे मॉनिटर को दी जाती है ना कि कोई शोर करे तो नाम लिख लेना, सजा दे देना। जब तक अधीनस्थों को अधिकार ना प्रदान कर दिए जाए, तब तक भार सौंपना अर्थहीन होता है। यानी जब तक आप उसे पावर ही नहीं दोगे, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हो क्लास में डिसिप्लिन रखो, लेकिन कोई अगर डिसिप्लिन नहीं मान रहा है और उसको कुछ सजा नहीं दे सकते, तो डिसिप्लिन वैसे भी नहीं रहेगा क्लास में। तो मैं क्लास के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, मतलब आप समझ ही गए हो। उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अभिनिष्ठ की जिम्मेदारी है। यानी जिसको भी कार्य दिया गया, जैसे टीचर से मॉनिटर को दिया गया, तो ये मॉनिटर की जिम्मेदारी है कि वो काम को बड़ी ही जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, पूरा करे। उत्तरदायित्व तो काम सौंपने पर ही उत्पन्न होता है, यानी कि जब हमने काम सौंप दिया तो तुरंत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अतः काम सौंपने को ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया आपने काम एक जगह, आपने काम दे दिया, उसे आपने जिम्मेदारी दे दी। वही टीचर वाला पल्ला झाड़ लेना अपना, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार। और जवाबदेही उत्तरदेयता, इसका मतलब ये है कि इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। यानी कि अब जैसे इसने, टीचर ने मॉनिटर को दे दिया, वर्क ट्रांसफर तो कर दिया, तो भैया ये आंसरेबल तो होगा ना। अगर ये नहीं कर पाया मॉनिटर उस काम को, तो क्यों नहीं कर पाया, ये तो वो टीचर को बोलेगा ना। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको फीडबैक या जो भी आंसरेबिलिटी है उसका जो सिद्धांत है, यानी निरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि ये क्या फॉलो करता है, मैं इसको एक छोटे वे में बता देता हूँ, यहाँ पर उदाहरण के सहित ही समझा दूंगा, ताकि फिर आगे का हम लोग फटाफट कर ले। क्या है ये कि अधिकारों का भारार्पण किया जा सकता है, यानी अधिकार जो है वो एक इंसान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन प्रबंध के द्वारा उत्तरदायित्व और जवाबदेही का भारार्पण नहीं किया जा सकता। यानी कि टीचर चाहे तो मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल टीचर मॉनिटर, लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो भैया टीचर ही होगा जो प्रिंसिपल को आंसर करेगा, मॉनिटर को इसको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉनिटर टीचर को आंसर करेगा, लेकिन मॉनिटर कभी भी प्रिंसिपल को नहीं करेगा। तो यानी कि ये अपनी अथॉरिटी पावर तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पर अपना फीडबैक कभी भी ट्रांसफर या अपनी जो आंसरबिलिटी है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है, उससे वो पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। ठीक है। इसके अनुसार किसी अधीनस्थ को सौंपे गए अधिकार वापस लेकर के किसी अन्य को भारार्पित किए जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि भैया मॉनिटर एक, यहाँ पर दो मॉनिटर है, M1 और M2 है। तो हो सकता है टीचर ने पहले क्या किया, इसको काम दिया और ये काम ढंग से नहीं कर पाए, तो इसने उठा करके पावर ली और उठा करके इसको ट्रांसफर कर दी, ये पॉसिबल है। लेकिन आंसबिलिटी फिर वो इसी की रहेगी। या फिर ये काम नहीं कर पाए तो वो आंसबिलिटी इसी की रहेगी, वो क्रेडिबिलिटी इसी की रहेगी। वो इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन जाएगी कि इसने काम नहीं किया तो अब इसको जवाब देना पड़ेगा ना। अगर काम इसके द्वारा नहीं हुआ है तो जवाब भी यही देगा। यही सिद्धांत है। ठीक है। अधीनस्थ द्वारा की गई किसी गलती के लिए प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। वही वाली बात जो मैंने कही कि अगर प्रिंसिपल टीचर को पकड़ता है तो फिर टीचर को ही जवाब देना पड़ेगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर लेते हैं कि उदाहरण के लिए एक मुख्य प्रबंधक, यानी कि जो जनरल मैनेजर है, जो हेड मैनेजर है, ने विपणन प्रबंधक को, यानी कि जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, उसको 100 इकाई प्रतिदिन का लक्ष्य सौंपा कि भाई तेरे को इतनी यूनिट बेचनी है। जिसे विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ने उठा करके किसको सौंप दिया, सेल्स मैनेजर को। तो मेन मैनेजर ने, यानी हेड मैनेजर, जनरल मैनेजर ने किसको सौंपा, उन्होंने सौंपा मार्केटिंग को, और मार्केटिंग वाले ने बेच दिया सेल्स को। अब भले ही सेल्स वाला उस लक्ष्य को पूरा ना कर सका, इस स्थिति में जो जवाबदेही है, यानी जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो विपणन प्रबंधक की ही रहती है। चाहे उसने सेल्स मैनेजर को काम सौंप दिया हो, वो अपने आंसर से पीछे नहीं हट सकता, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना। अब इसके बाद हम लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीडबैक यानी क्रेडिबिलिटी जो है, यानी आंसरबिलिटी जो है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।